ईपीएफओ का नोटिफिकेशन तो आ गया है, लेकिन पढ़ाई करते समय थोड़ा सा टेंशन आ रहा है कि अकाउंटेंसी का क्या करूँ, ये लेबर लॉज का क्या करूँ, और ये मैथ रीजनिंग वो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। एग्जाम तो क्रैक करना है। ऐसे बहुत से सवाल आपके मन में आ रहे हैं, जिससे थोड़ा टेंशन या फिर एंजाइटी प्रेशर बढ़ते जा रहा है। और एक लग रहा है कि जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सब लोग कंपटीशन में आ जाएंगे, उनके तो अच्छी पढ़ाई हुई है और वो तो अच्छे से नंबर से निकल ही जाते हैं। बहुत बार देखा है कि वो जैसे जाके बैठे एग्जाम क्लियर कर रहे, तो उनके क्या सीक्रेट्स है, वो ऐसी क्या चीजें करती है कि जिनको फर्स्ट अटेम्प्ट में वहां पे ईपीएफओ का सिलेक्शन मिल जाता है या फिर ईपीएफसी का सिलेक्शन मिल जाता है। तो चलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का यूपीएससी मेड सिंपल के चैनल पे। और हम देखेंगे टॉपर सीक्रेट और देखेंगे कि कैसे ईपीएफओ का एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा देर नहीं लूंगा। तो एक ईपीएफओ का जो लास्ट ईयर हुआ पेपर है, एओ ऑब्लिक ईओ का, तो वहां पे दो पेपर हुए थे लास्ट टाइम। अलग अलग पेपर थे, एपीएफसी का अलग था और ईओ और एओ का अलग था। हम मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है, सवाल जो है, देखेंगे हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस लॉजिकली विद बेसिक मिनिमम कंटेंट। आपको जितना थोड़ा बहुत नॉलेज है, उस नॉलेज पे एग्जैक्टली आंसर को कैसे ढूंढते हैं, या फिर हाउ टू फाइंड आंसर इन मिनिमम कंटेंट विथ लॉजिक, दैट इज राइट लॉजिकल अप्रोच। तो स्वागत है सभी का राइट लॉजिकल अप्रोच में। तो देखते हैं ईपीएफओ एओ ऑब्लिक ईओ का क्वेश्चन पेपर 2023 का, ये जो क्वेश्चन पेपर हुआ था, ये क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस थ्रू हम देखेंगे कि कैसे टॉपर्स क्वेश्चन सॉल्व कर पाते। और बहुत से लोगों का डर जो रहता है कि इंग्लिश ग्रामर का वो तो ज्यादा समझ में नहीं आता है, वहां पे बहुत सी गलतियां होती है और बाकी लोग तो उसमें बहुत अच्छे स्कोर करते हैं। मेरे को ग्रामर ज्यादा पता नहीं है, सब रूल्स ज्यादा पता नहीं है, लेकिन वहां पे भी कॉमन सेंस यूज करके, एक बेसिक टेक्निक यूज करके, या फिर राइट लॉजिकल अप्रोच यूज करके कैसे सवाल का जो जवाब है, या फिर हाउ टू फाइंड आंसर क्विकली एंड एक्यूरेटली। तो देखते हैं पहला जो क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग 5 आइटम्स ईच सेंटेंस हैज अ ब्लैंक स्पेस एंड 4 ऑप्शंस हैव बीन गिवन आफ्टर द सेंटेंस। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक स्पेस एंड इंडिकेट योर रिस्पॉन्स ऑन आंसर शीट अकॉर्डिंगली। अब ये फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 है, आई डैश डैश वॉकिंग पास दिस पर्टिकुलर शॉप फॉर द पास्ट 3 years। अभी यहाँ पे जो है, समझो आपको ग्रामर कुछ भी पता नहीं है, आपको ये समझ में नहीं है क्या रूल है, हैव बीन है या फिर हैज बीन है या फिर हैज है, हैड है, क्या है, कुछ भी पता नहीं है। सिर्फ आपको एक देखना है, नीचे ऑप्शंस देखने हैं। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, वाज बोल रहा है। दूसरा हैव बोल रहा है। तीसरा हैव बीन बोल रहा है। और फोर्थ जो है हैड बीन बोल रहा है। अभी यहाँ पे जो टेक्निक यूज करेंगे ना हम, वो यूज करेंगे एलसीएम। एलसीएम जो आपने मैथ में पढ़ा था, कॉमन मिनिमम जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें से जो कॉमन चीजें वो ढूंढेंगे पहले। तो हम दो ऑप्शन तक आ चुके हैं, यहाँ पे हाउ बीन है और यहाँ पे हैड बीन है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि या दोनों में से ही एक आंसर होना चाहिए। क्यों? काफी क्लोज है, काफी मतलब मैक्सिमम चीज हो, लिस्ट कॉमन मिनिमम जो है ना, वो आपको यहाँ पे मिल रहा है। एलसीएम यहाँ पे मिल रहा है कि दोनों में से एक कौन सा तो भी चाहिए। अभी यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं कि आई डैश डैश वॉकिंग पास दिस पर्टिकुलर शॉप फॉर द पास्ट 3 years, अभी समझ में नहीं आ रहा है हैव बीन है या हैड बीन। तो वहां पे क्या करेंगे, अब दोनों में से एक है, ये तो पता चल गया। अभी ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, लेकिन जो ऑप्शंस हमने एलिमिनेट कर दिए, छोड़ दिए, कि हाउ भी नहीं है, वाज भी नहीं है, इसका बहुत यूज होता है। कहाँ पे यूज होगा, कि हम हाउ की तरफ जाएंगे या फिर हैड की तरफ जाएंगे, ये हमें कौन बताएगा, ये हैव बताएगा कि हैव 2 बार आया हुआ है। मतलब ये ऑप्शंस में से हम अगर ढूंढेंगे, ये ऑप्शन ऐसा है, इसमें बिन भी है एक, और दूसरा हैव और हैड का एक आइटम भी है। यहाँ पे सिर्फ हैव है, राइट, यहाँ पे सिर्फ बिन है लेकिन हैव नहीं है। तो एक ऑप्शन ऐसा मिला जहां पे इसका भी कुछ है और इसका भी कुछ है, तो करेक्ट आंसर होना चाहिए। मोस्टली जो क्वेश्चन फ्रेम करते हैं वो यही हिसाब से फ्रेम करते हैं कि दो में से आपका गलत हो जाए। बहुत बार आपको ये पेपर सॉल्व करते हुए समझ में आया होगा कि सर मैं दो तो ऑप्शन आराम से एलिमिनेट कर लेता हूँ, लेकिन मेरे दो बचते हैं, मैं 50-50 बच जाता हूँ और मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा गलती हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके पास टेक्निक नहीं। दिस इज अ राइट लॉजिकल अप्रोच। तो इसको क्या बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर करके जो पेपर सेटर की मेंटेलिटी है, जो माइंड सेट है, उसको कुछ ब्रेक थ्रू करने के लिए, उसको कुछ थोड़ा खोलने की कोशिश यहाँ पे हमने की। और इसके बहुत से अच्छे रिजल्ट हमें नॉट ओनली सिविल सर्विसेज, स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में भी, यूपीएससी सीएपीएफ है या फिर ईपीएफओ में बहुत से बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ है, वो मैं आगे दिखाऊंगा आपको। तो ये हुआ पहला क्वेश्चन। अभी ये क्वेश्चन नंबर 13 जो है, अभी इसमें भी वही टेक्निक यूज करेंगे।
अ बर्ड डैश डैश इज बेटर देन टू इन द बुश। अभी समझो इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, सिर्फ क्या करो, ऑप्शन इन हैंड एक ऑप्शन है, टू हैंड है, हैंडी है, और इन वंस हैंड है। अभी एक तो समझ में आ गया, एक तो इन हैंड होना चाहिए या फिर टू हैंड होना चाहिए, क्योंकि एलसीएम के हिसाब से ये दोनों लगभग क्लोज लग रहे हैं, तो ये ऑप्शन तो चला गया, ये ऑप्शन तो चला गया। अभी यहाँ पे इन की तरफ जाओ या टू की तरफ जाओ, आपको ये ऑप्शन बता देगा कि यू शुड गो विथ इन, क्योंकि यहाँ पे एक इन भी मिल गया, यहाँ पे हैंड भी मिल गया, यहाँ पे सिर्फ हैंड मिल रहा है, यहाँ पे सिर्फ इन मिल रहा है, इन भी मिल रहा है, हैंड भी मिल रहा है, लेकिन उसके साथ दूसरा कोई है तो ये बनने के चांसेस कम है, क्योंकि आपने दो क्लोज सिमिलर ऑप्शन ऐसे मिल गए, इन हैंड और टू हैंड। तो हम किस ऑप्शन की तरफ जाएंगे? इन हैंड की तरफ जाएंगे। अभी एक क्वेश्चन अगर पढ़ गए, अ बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू इन द बुश। अभी ये क्या बोल रहा है कि आपके हाथ में जो मिला है वो लेने की कोशिश करो, जो मिल सकता है, जो पॉसिबिलिटी है उसकी तरफ मत जाओ। तो उसको वर्डली नहीं लेते, मतलब जैसे हम बात करते हैं वैसे वन टोन इंग्लिश ग्रामर नहीं होता है। किसी के हाथ में है, ये अगर हाथ में है, इट इज सपोज टू बी कि किसी के हाथ में है, राइट। तो ये ऐसे ऑप्शंस नहीं होते, ये जानबूझ के फ्रेम किए हुए क्वेश्चंस है, ताकि जिसको ग्रामर का या फिर ये फ्रेजेस है जो फिर प्रोवर्ब है उसके बारे में ज्यादा पता नहीं हो, वहां पे गलत हो जाए, राइट। तो ये रहे दो ग्रामर के ऑप्शन। अभी नेक्स्ट देखेंगे कि जो पैसेज दिया होता है कॉम्प्रहेंशन, बोल रहा हूँ सबसे इजी क्वेश्चंस आज तक यूपीसी में जितने भी कॉम्प्रहेंशन के सॉल्व किए, सिविल सर्विसेज का सीसैट का कॉम्प्रहेंशन भी रहने दो, या फिर ईपीएफओ के एग्जाम है, या फिर सीएपीएफ की एग्जाम है, या फिर बाकी एग्जाम से, ये मुझे लगता है अगर किसी को सही में टेक्निक पता चल गई तो यहाँ पे यू कैन स्कोर ऑल क्वेश्चंस करेक्टली। देखते हैं कैसे। तो मोस्टली क्या करना है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द 5 क्वेश्चंस दैट फॉलो बाय सेलेक्टिंग योर आंसर्स बेस्ड सोनली ऑन द कंटेंट ऑफ द पैसेज। पैसेज को देख के ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, एंड ओपिनियन ऑफ द ऑथर ओनली, ऐसा उन्होंने बोला है। लेकिन बहुत से जो पैसेज है जो जीएस के बेसिस पे होते हैं, उसको अगर आप ठीक से ना भी पढ़े, आपके जीएस के नॉलेज से भी आप सॉल्व कर सकते हो, या फिर एक टेक्निक है जो मैं बता रहा हूँ, वो टेक्निक से आपको मोस्ट ऑफ द टाइम जो है क्वेश्चंस करेक्ट मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट जो ओपनिंग स्टेटमेंट है, पहले पैसेज का पहला लाइन आपको ठीक से पढ़ना है। वर्ल्ड्स लाइफ सपोर्टिंग रिसोर्सेज आर बीइंग डिप्लीटेड एट अ फास्टर रेट देन एवर बिफोर। अभी उसके ही पैसेज की आखिरी लाइन एक बार पढ़, द 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स डिस्क्राइब द फ्रेमवर्क ऑफ आवर ग्लोबल एफर्ट्स विद इन ईच गोल एजुकेशन होल्ड्स अ की पोजीशन। अभी एक तो समझ में आ रहा है, ये एनवायरमेंट और एजुकेशन के बारे में बात कर रहा है। अभी ये एक देखेंगे, ऑफ कोर्स एजुकेशन एंड लर्निंग नॉट टू फंक्शन इन आइसोलेशन। अभी एजुकेशन 2 बार आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, ये तो ओपनिंग स्टेटमेंट था, बाद में उन्होंने एजुकेशन पे फोकस किया है, ये ऐसा लग रहा है कि एजुकेशन उनका फोकस होना चाहिए। अभी इसका आखिरी एक बार स्टेटमेंट देख लेंगे, क्या है, इन फैक्ट ग्लोबल चैलेंजेस हैव एक्सपेंडेड द वेरी नोशन ऑफ सिटीजनशिप इटसेल्फ, देयर इज एन इंक्रीजिंग रिकॉग्निशन ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप। ग्लोबल सिटीजनशिप के बारे में मतलब वही सिटीजनशिप कैसे बनती है, एजुकेशन से बनती है, अवेयरनेस से बनती है, उसके बारे में ये बात कर रहा है। अब देखेंगे इस पे क्या क्वेश्चंस उन्होंने पूछे। पूरा पैसेज हमने पढ़ा भी नहीं है अभी तक, राइट। कुछ क्वेश्चंस के लिए पूरा पैसेज पढ़ना पड़ता है या फिर जस्ट ग्लांस करना पड़ता है, लेकिन ये चीजों से क्वेश्चंस तक जा सकते हैं क्या। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज होल्ड्स कॉमन की पोजीशन इन यूनाइटेड नेशंस एजेंडा 2030। की पोजीशन ये वर्ड था, हमने देखा था। डायरेक्टली आप जा सकते हैं एजुकेशन की तरफ। एक बार थोड़ा पीछे मुड़ के देखेंगे ना, ये देख लेगा क्या दिया था, की पोजीशन ये वर्ड था, और उसके पहले था एजुकेशन। कुछ भी समझ में नहीं आया, कुछ भी समझ रहा नहीं है इंग्लिश के बारे में, सिर्फ इतना देखना है की वर्ड क्या था और वहां पे क्या। तो एजुकेशन ये अपना सही हो रहा है। एनवायरमेंट के बारे में बात किया था, लेकिन की पोजीशन नहीं था। जेंडर ग्लोबलाइजेशन, उसके बारे में भी ज्यादा हमें पता नहीं। अभी दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एजुकेशन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या रोल है। एजुकेशन विल डेवलप मल्टीपल कॉम्पिटेंसीज for sustainable development among all the people over the world. Education will provide books to read on sustainable development. Education will increase global capital. Education will reduce interdependence of the people. अभी ऐसा जो सवाल है, जो ऐसा क्वेश्चन है, इसमें और एक टेक्निक होती है, या फिर और एक जिसको मैं मराठी में बोलता हूँ ठोकताला, वो ऐसा होता है कि आप बड़ा जो ऑप्शन है जहां पे ज्यादा एक्सप्लेन किया है, मोर एक्सप्लेन्ड, मोर लेंदी, लेंदी का मतलब ही मोर होता है, लेंदी ऑप्शन है, तो मोस्टली वही करेक्ट ऑप्शन होता है। अगर कुछ भी समझ में नहीं, आपके पास 10 सेकंड है, आपको एक आंसर टिक करना है, तो यू कैन गो विद दिस पर्टिकुलर। क्यों?
क्योंकि जो सही आंसर होता है उसमें एग्जामिनर जो है ऑल एस्पेक्ट से उसको करेक्ट करने की कोशिश करता है, और जब ऐसे करने की कोशिश करता है तो ही विल टेक मोर वर्ड्स, ही विल मेक सेंटेंस मोर लेंथी, ही विल इलैबोरेट, ही विल एक्सप्लेन। तो उस एक वजह से हमें हिंट मिल जाती है कि इसका आंसर ये हो सकता है। अगर हम पैसेज भी ठीक से पढ़ेंगे तो ये वर्ल्ड सिटीजनशिप के बारे में बात कर रहा था, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहा था, तो मोस्टली एजुकेशन की भी बात कर रहा था। एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें 3 पार्ट्स और 3 एलिमेंट्स पैसेज के मिल रहे हैं, मोस्टली ऐसे आंसर करेक्ट हो सकते हैं। और बहुत से क्वेश्चंस है हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे करेंगे तो जो अपना आगे वाला कोर्स है वहां पे क्या करेंगे, तो इसलिए बाकी चीजें कोर्स में एक्सप्लेन की जाएगी। जो अपना कोर्स है राइट लॉजिकल अप्रोच का, तो वहां पे जो अपनी टीम है, विशाल चौधर सर ये भी सिविल का प्रिपरेशन करते थे, प्रमोद सर ये भी सिविल का प्रिपरेशन करते थे, और इन्होंने ईपीएफओ एग्जाम क्रैक किया था। ये मेरे बारे में, मैंने सीएपीएफ का एग्जाम क्रैक किया था, तब मैं भी सीएपीएफ का प्रिपरेशन नहीं कर रहा था। सिर्फ सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन के बेसिस पे हम कैसे क्लियर कर पा रहे हैं, या फिर ये टॉपर्स क्यों टॉपर्स बन पा रहे हैं, तो उसके पीछे है राइट लॉजिकल अप्रोच। एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने की जो तकनीक है या फिर जो स्किल है, वो अगर आपने अच्छे से डेवलप किया तो विथ बेसिक मिनिमम कंटेंट यू कैन स्कोर मोर मार्क्स। जो विशाल सर ने स्टेट पीसीएस में भी करके दिखाया, उन्होंने सिविल के इंटरव्यू दिए, फॉरेस्ट के इंटरव्यू दिए, और बहुत सी टेक्निक्स तो उनकी है। प्रमोद सर है, उन्होंने भी स्टेट सर्विसेज में तहसीलदार मिला है, मैंने भी सिविल सर्विस के इंटरव्यू दिए है, यूजीसी का भी एग्जाम में ऐसे ही जाके बैठा था तो भी क्लियर हो पाया था। क्यों? क्योंकि आई यूज्ड राइट लॉजिकल अप्रोच। तो ये जो कोर्स है, ये कोर्स आपको मिल जाएगा अपने ऐप पे, बाकी डिटेल्स मैं आगे बता दूंगा। और बच्चों के लास्ट टाइम भी हमने ये कोर्स वहां पे क्रिएट किया था, तो उनके जो फीडबैक्स है बच्चों के विथ रिस्पेक्ट टू राइट लॉजिकल अप्रोच, इसके कुछ फ्री वीडियो मैंने अपनी यूपीएससी मेड सिंपल यूट्यूब चैनल है वहां पे भी डाले हुए हैं, तो उसके फीडबैक मैं आपको जब बता रहा हूँ कि आई गॉट 50 आउट ऑफ 100 एंड आई यूज टेक्निक, योर टेक्निक। कौन सी टेक्निक? राइट लॉजिकल अप्रोच। आप ठीक से पढ़ सकते हो पॉज करके, मैं यहाँ पे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। डायरेक्टली आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी ये क्वेश्चन देखो, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज नॉट सोशल सिक्योरिटी स्कीम अंडर द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट। मैं जो बोला ना आपको, लेबर लॉ जो है, आपको लेबर कोड्स जो है वो ज्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप लॉजिक यूज करते हैं तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप सिर्फ क्वेश्चन ठीक से पढ़ के, उसके कीवर्ड्स अच्छे से पढ़ के, उस कीवर्ड को ऑप्शन को लिंक करके आंसर तक जा सकते हो। कैसे? देखते हैं। तो ये जो है नॉट सोशल सिक्योरिटी, नॉट पूछा हुआ है, और ये कहा किसकी बात कर रहा है? अनऑर्गेनाइज्ड, मतलब जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम नहीं करते उनके लिए नहीं है, ऐसा उन्होंने पूछा है। अभी ये देखते, नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, जनश्री बीमा योजना, एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा स्कीम। अभी 4 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन ऐसा लग रहा है एम्प्लॉयज की बात कर रहा है। एम्प्लॉयज क्या होते हैं? जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में काम करते हैं। और हमें क्या पूछा है? हमें पूछा है अनऑर्गेनाइज सेक्टर, तो ये बात कर रहा है ऑर्गेनाइज सेक्टर, तो हमें नॉट चाहिए, हमें एक्सक्लूड करना है, हमें बाहर निकालना है। तो हम क्या बाहर निकालेंगे? एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयज होते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में, और हमें पूछा गया है अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में। बस आपको जो कीवर्ड था अनऑर्गेनाइज्ड, ये कीवर्ड ढूंढना था। अगर आपने वहां पे फोकस किया तो आपको आंसर इजीली मिल जाता है, with basic minimum understanding, with your common sense, with attributes of the questions. I call it which approach? Attributes of the questions. एट्रीब्यूट्स ऑफ क्वेश्चन मतलब जो क्वेश्चन में पूछा है उसको सिर्फ ऑप्शन को लिंक करना है। दैट इज द की, दैट इज द कीवर्ड यू हैव टू फाइंड, राइट? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको अगर कोर्स परचेस करना है तो आप क्या करेंगे? आपका जो मोबाइल एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट है अपना, एक www.medsimple.com, वहां पे जा सकते हैं, या फिर एंड्रॉइड ऐप जो है मेड सिंपल है, सर्च कीजिए, आपको ये आएगा मेड सिंपल, ये सिंबल आएगा, यहाँ पे आप ओपन कीजिएगा, आपको ये पूरा इंटरफेस दिख जाएगा। उसमें लास्ट में थर्ड स्टेप क्या है? यूपीएससी ईपीएफओ एक फोल्डर है, वहां पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा यूपीएससी ईपीएफओ। तो ये जो यूपीएससी ईपीएफओ 2025 का जो बैच है आपको मिल रहा है 293 रुपीज में। फर्स्ट जो 25 स्टूडेंट्स है उनके लिए है, बाद में इसका फीस जो है 996 हो जाएगा। एक बार सबको पता चल गया तो माउथ पब्लिसिटी के बाद वो ज्यादा बढ़ेगा, तो इसलिए फर्स्ट जो है 293 रुपीज में सिर्फ दे रहा हूं, जहां में पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो ईपीएफओ और ईओ और ईपीएफसी के क्वेश्चंस हुए, आज तक जितने भी क्वेश्चंस हुए उनको लॉजिकली सॉल्व करके दिखाया ताकि आपके दिमाग में वो फिट हो जाए।
और नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको ऐसे दिखेगा, आप जहां पे बाय नाउ पे जाएंगे तो आपको ये पे करने के लिए ये 5वीं स्टेप है। 5 स्टेप में आपको मिल जाएगी। देखो मैंने लास्ट ईयर जो इंग्लिश इटाइमोलॉजी का किया था तो वो ऑलरेडी वहां पे डेमो वीडियो आपको है, आप वो डेमो वीडियो वहां पे देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अंडर द एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 2052 इज नॉट करेक्ट। अभी यहाँ पे पूछा है उन्होंने नॉट करेक्ट, तो हम नीचे हर ऑप्शन में आएगा। आप ऐसा देखेंगे ईपीएफओ का एक्ट है, उसके बारे में क्या है, इतनी सारी कुछ मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे आंसर ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे, देखो ऑप्शंस, इट मेक्स प्रोविजन फॉर पेंशन स्कीम इंक्लूडिंग फैमिली पेंशन, इट मेक्स प्रोविजन फॉर एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम, इट द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट शैल नॉट बी applicable to cooperative societies employing 50 or more persons working without aid of the power. The contribution by the employer to the fund shall be on the basis of the basis wage, dearness allowance and detaining. अभी यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो एग्जामिनर क्या करता है, अगर उसको कोई गलत ऑप्शन बनाना है तो वो सिर्फ कट कॉपी पेस्ट जो स्टेटमेंट है वो ले लेगा और उसमें सिर्फ नॉट डाल देगा, फिर ऑर्गेनाइज्ड है उसको अनऑर्गेनाइज कर देगा, उसको सिर्फ एक गलत वर्ड जो डायरेक्टली उसके अपोजिट रहेगा, मतलब करेक्ट का इनकरेक्ट करेगा, इनकरेक्ट का करेक्ट करेगा। बस उन्होंने भी यहाँ पे वही किया है, नॉट करेक्ट के जहां पे सिर्फ शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज, पूरे चारों ऑप्शन में सिर्फ एक जहां पे नॉट मिल रहा है, करेक्ट आंसर इज नॉट। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि एग्जामिनर जो पेपर सेटर है उसकी मेंटेलिटी वैसी, वो ऑप्शंस ज्यादा क्रिएट करने में नहीं पड़ेगा, तो उसको एक क्लियर है कि मैं अगर कुछ ट्राई करने जाऊँ और मेरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, यूपीएससी तो मेरा क्वेश्चन नहीं लेगा या फिर आप अगली बार मुझे नहीं बुलाएगा। इसलिए you will just cut copy the original statement and you will add only few words that are opposite in the meaning, like not, incorrect, organized, unorganized, बस यही हो जाएगा। उस हिसाब से भी अगर क्वेश्चन को आप देखते हो तो यू कैन गेट दिस पर्टिकुलर आंसर, राइट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बकाया किराया को किस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, मूल व्यक्तिगत लेखा, प्रतिनिधि व्यक्तिगत लेखा, वस्तुगत लेखा, आयव्यय लेखा। अभी यहाँ पे आउटस्टैंडिंग रेंट के बारे में क्वेश्चन पूछा है, मे बी क्लासिफाइड एज पॉसिबिलिटी नेचुरल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। यहाँ पे भी एलसीएम का आप यूज टेक्निक आप कर सकते हो। आपको एक तो चीज मिल गई पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, इसका मतलब ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इधर नेचुरल होगा या रिप्रेजेंटेटिव होगा। अभी नेचुरल और रिप्रेजेंटेटिव आपको इंग्लिश में ज्यादा समझ में नहीं आया। अब एक इंग्लिश में अगर इसको इसका मीनिंग पता चल गया, आउटस्टैंडिंग मतलब क्या कि मैं हर महीने 15,000 रुपए रेंट दे रहा हूँ, लेकिन आखिरी में लास्ट महीने में मैंने सिर्फ 10,000 दिया था, अभी मेरा 5,000 बचा हुआ है, राइट, 5,000, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, आउटस्टैंडिंग रेंट बोलूंगा। अगर यही आपको समझ में आ गया तो यू कैन गो विद आंसर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अगर आपको इसका मतलब पता नहीं है, यू कैन यूज हिंदी ट्रांसलेशन। हिंदी में क्या बोला है, बकाया किराया, मतलब जो बचा हुआ किराया उसके बारे में, आउटस्टैंडिंग रेंट के बारे में बात कर रहा है। तो मूल व्यक्तिगत लेखा होगा क्या, मूल रहेगा क्या, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की बात करते हैं हम जब, या फिर लेफ्ट ओवर की बात करें, प्रिंसिपल होगा क्या, नहीं होगा। ये कौन सा होगा, प्रतिनिधि व्यक्तिगत लेखा होगा। तो बस इसी हिसाब से आप इवन जो अकाउंटेंसी के भी कुछ क्वेश्चंस है उसको करेक्ट कर सकते हैं। मैं इंग्लिश ग्रामर की बात कर रहा हूँ, मैं लेबर लॉज, लेबर कोड्स की बात कर रहा हूँ, मैं अकाउंटेंसी की बात कर रहा हूँ, जो आपको तकलीफ दे रही है, जहाँ पे आपको डिफिकल्टी आ रही है, वो पार्ट को भी, वो सिलेबस को भी आप इसी टेक्निक से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, जैसे which OSI layer is responsible for managing the communication between computers in the network, network layer, transport layer, station layer, data link layer। अभी यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा, अगर आप हिंदी का यहाँ पे ट्रांसलेशन देखते हो तो आपको समझ में आएगा, यहाँ पे 17 को उसने इंग्लिश में सेशन भी दिया है। तो मोस्टली क्या होता है, मैं जो फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा हूँ, एग्जामिनर अगर उसका सही जवाब ऑप्शन में देना है, उसको हर तरीके से वो कोशिश करेगा कि ये सही होना चाहिए। मैं उसका सेम मीनिंग दूंगा, मैं उसको ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा। सेम चीज यहाँ पे होता है, कभी कभी जो ब्रैकेट में दिया हुआ है सेशन देने की जरूरत नहीं दे, 17 का मीनिंग ही ये होता है, लेकिन 17 परत अगर किसने बोला है 17 परत दूसरी भी चीज होती है हिंदी में, तो वो बोलेगा नहीं, मैंने ब्रैकेट में सेशन भी दिया था, इसलिए यही सवाल, यही जो ऑप्शन है वो करेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे हमको मिल सकता है ये। तो ब्रैकेट वाला अप्रोच जो टेक्निक, ठोक ताला जो है, अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा और एक ऑप्शन में दिया हुआ कि ब्रैकेट में देके वो ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है, यू कैन डायरेक्टली गो विद दैट ऑप्शन एंड यू विल फाइंड मेनी क्वेश्चंस यू कैन सॉल्व विद दिस पर्टिकुलर टेक्निक। अभी ये जो टेक्निक बाहर लोग क्यों नहीं डालते, सब क्या करते हैं, पैसे कमाने के लिए लगे हुए हैं। तो उनका एक ही मतलब है
कि बच्चों को बाकी सब चीजें दिखानी है और जो ओरिजिनल जहां से मार्क बढ़ रहे वो नहीं दिखाएंगे। अगर सबके मार्क बढ़ने लगे तो बेसिक कोर्सेज कौन लेगा, इसलिए वो लोग नहीं बताते। जहाँ टॉपर्स भी जहाँ पे मोस्टली ऐसी चीजें आपको नहीं बताते कि उनको कंपटीशन ज्यादा बढ़ाने की नहीं है। लेकिन हम तो सेंट्रल गवर्नमेंट गैजेटेड की पोस्ट छोड़ के आए, पैसा कमाना मकसद नहीं है, बाकी भी चीजें हैं जो हमको करनी है। इसलिए हम जो कोर्स सस्ते में भी दे रहे हैं, 293 इज नॉट बिग डील आई थिंक फॉर ईपीएफओ। आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की गैजेटेड पोस्ट वहां पे मिल रही है, तो इतना तो आप स्पेंड कर सकते हो आई थिंक। चलो आगे बढ़ते हैं, इस तरीके से आप हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अभी, द बोर्ड ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन बी सुपरसीडेड और केप्ट अंडर सस्पेंशन। अभी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का बोर्ड है उसको सस्पेंशन में रख सकते हैं या फिर उसको होल्ड कर सकते हैं। तो कैसे, क्यों, उसके रीजंस पर है। इफ देयर इज अ नेग्लिजेंस इन द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज, if there is any act of prejudicial to the interest of the cooperative society of its members, the body has failed to conduct elections accordance with the provisions of the state act, there is no government shareholding or loan or financial assistance or any guarantee by the government। अभी यहाँ पे मैं अगर आपको बोलूँ तो उन्होंने नो जो है नॉट ए की ऑप्शन में यूज किया है। और अगर और ज्यादा जो अप्रोच है, मैं बोल एट्रीब्यूट्स ऑफ क्वेश्चन जो है, ये जो है एट्रीब्यूट्स ऑफ क्वेश्चन, अब इसको ध्यान से समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन किसके बारे में बात कर रहा है, बोर्ड के बारे में बात कर रहा है, राइट। अभी यहाँ पे बोर्ड क्या है, एक्टिव वॉइस है, मतलब ग्रामर की भाषा में उसको बोलेंगे कि एक्टिव भाषा, ये करता है, ये सब्जेक्ट है, ये कर रहा है, जो कर रहा है ये कर रहा है। अभी बोर्ड के बारे में कौन कौन से ऑप्शन बात कर रहे हैं, ये भी बोर्ड के बारे में बात कर, ड्यूटीज ऑफ बोर्ड के बारे में बात कर रहा है, ये भी एक्ट ऑफ प्रिजुडिस टू द इंटरेस्ट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी मेंबर्स। इन एक्ट ऑफ प्रिजुडिस कौन कर रहा है, ये भी बोर्ड कर रहा है। द बॉडी हैज फेल्ड, कौन, बोर्ड कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है, गवर्नमेंट। तीन ऑप्शन जो है आपके बोर्ड के बारे में बात कर रहा है और एक ऑप्शन जो है गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहा है। तो यू कैन एलिमिनेट दिस पर्टिकुलर ऑप्शन। तो आपके पास बचते हैं 1 2 3। ये होगा एक ऑप्शन। दूसरा जो ऑप्शन है, दूसरा जो तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, आप ये समझिए आपको 4 ऑप्शन दिए हुए और मैक्स आप चूज कर सकते हो ओनली 3 आउट ऑफ 4। आप कितने सेलेक्ट कर सकते हो, ओनली 3। तो आपको अगर एक इलिमिनेट करना ही है तो ट्राई टू इलिमिनेट लास्ट ऑप्शन। क्यों, क्योंकि मैं अगर क्वेश्चन सेट कर रहा हूं तो मैं क्या करता हूं, जो सही आंसर्स है या फिर सही स्टेटमेंट है, कट कॉपी पेस्ट में पहले डाल देता हूं और आखिरी वाला क्वेश्चन जो गलत है मुझे बनाना पड़ता है। सही ऑलरेडी होता है तो मैं सही पहले डालने की कोशिश करता हूं और जो गलत है वो बाद में डालने की कोशिश करता हूं। तो विथ 2 टेक्निक्स यू कैन सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन करेक्टली। समझ में आया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स डेवलप्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम इज अ मेजरमेंट ऑफ, ये क्या है, न्यूट्रिशन है, कुकिंग है, एसेट्स है, स्कूल अटेंडेंस। व्हिच ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट, 1 2 3 4 1 2 3 2 3 4 1 4। अभी यहाँ पे 4 दिए हुए और मैक्स क्या चूज कर सकते हो, मैक्स। तो मेरा जो एक ब्रॉडर इंक्लूसिव ऑप्शन, ब्रॉडर एंड इंक्लूसिव, इसमें जब करेक्ट पूछेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लेने की कोशिश कीजिए, तो आपको मिल जाएगा ऑप्शन ए 1 2 3, राइट। इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ कैंपेनियन ऑफ फ्रीडम फाइटर रानी चेन्नम्मा of Kittur and continued the fight against the British after the Rani's capture by British in 1824। अभी हिस्ट्री का क्वेश्चन है, आपको ज्यादा पता नहीं है, फैक्ट तो पता नहीं। नीचे ऑप्शन में आएंगे रायन्ना, टीपू गारो, जगबंधु और दुकारी बाला देवी। अगर आप एक सिर्फ बेसिक कॉमन सेंस, जिसको मैं बोलता हूँ कॉमन सेंस, अगर आप कॉमन सेंस यूज करोगे या फिर वही सिर्फ चीज के एट्रीब्यूट्स ऑफ क्वेश्चन, आप क्वेश्चन में क्या पूछा है, रानी चेन्नम्मा पूछा है ऑफ कित्तूर, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए ये कर्नाटका या फिर साउथ इंडिया के रिलेटेड है, बस इतना ही पता होना चाहिए। रायन्ना, राया अन्ना, अन्ना मतलब बड़ा भाई जो होता है, बड़े भैया जो होते हैं उनको अन्ना बोलते हैं साउथ में, तो रायन्ना ये क्या हो गया, साउथ का वर्ड हो गया। ये टीपू गारो, गारो जो गारो खासी जयंती है ये नॉर्थ ईस्ट का हो गया वर्ड। जगबंधु ये भी नॉर्थ इंडिया का ही हो गया। दुकारीबाला देवी ये राजस्थान में मोस्टली यूज करते हैं। हमें एक ही ऑप्शन ऐसा मिल रहा है जो बोल रहा है साउथ इंडियन नाम के बारे में, वो बोल रहा है रायन्ना के बाद में, और रानी चेन्नम्मा जो है तो ये भी साउथ का है। तो डायरेक्टली यू कैन गो विथ ऑप्शन नंबर 1।
एंड ये तुक्केबाजी नहीं है, एक बात समझने की कोशिश करो, हम सिर्फ वही चीज यूज कर रहे हैं जो ऑप्शन में दी हुई है और जो क्वेश्चन में दी हुई है, और क्वेश्चन में जो चीज दी हुई है उसको हम ऑप्शन में लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं और उसी तरीके से आपको आंसर मिल रहा है। ये तुक्केबाजी नहीं है, एक बात समझने की कोशिश करो। यूपीएससी सिविल सर्विसेज में बाद में बहुत लोगों ने कोई ऐसे वैसे कोर्सेज डाल दिए और बाद में यूपीएससी ने भी क्वेश्चंस अलग तरीके से पूछना स्टार्ट किया, तो बच्चों में एक मिसअंडरस्टैंडिंग होगी कि ये बाकी सब जो अप्रोच बोलते हैं ये सब तुक्केबाजी है। दिस इज नॉट तुक्केबाजी, दिस इज अ साइंटिफिक वे। आप जो क्वेश्चन में पूछा है उसको लिंक करके उस आंसर को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, राइट। और एक ऐसा अपना दूसरा भी कोर्स है जहां पे यूपीएससी डिसेक्शन ये दिया है। इसकी सबसे अच्छी बात क्या है, यूपीएससी के पीवाईक्यू जो है टॉपिक वाइज दिए हैं और कहां से कहां तक दिए, 2011 से 2025 तक के क्वेश्चंस हमने इसमें दिए हैं। टॉपिक वाइज आपको सॉल्व करने के मिलेंगे। एक क्वेश्चन रहेगा आप पे और उसको आप आंसर वहां पे कर सकते हो, आपको सही आंसर गलत आंसर वहां पे दिख जाएगा। और ये भी हमने सिर्फ दिया ओनली 95 रुपीज में। और एक बात जो है यहाँ पे किसी ने आज तक नहीं की है, हमने जो पूरे क्वेश्चंस है यूपीएससी की जो पीडीएफ है, जो क्वेश्चंस की ये पीडीएफ है वो एज इट इज स्क्रीनशॉट उसके लिए है, ताकि आपको फील आए कि मैं जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ ये यूपीएससी का है, यूपीएससी का फॉन्ट है, यूपीएससी का जो क्वेश्चन फ्रेमिंग है, ऑप्शन फ्रेमिंग है, ये सब आपको सिमिलर लगना चाहिए, इसलिए यूपीएससी के पूरे स्क्रीनशॉट हमने वहां पे लिए। और इसमें सिर्फ सिविल के क्वेश्चंस नहीं है, इसमें सीडीएस के है, इसमें ईपीएफओ के, इसमें सीएपीएफ के। यूपीएससी जो मोस्टली कंडक्ट करती जियो साइंटिस्ट के कुछ क्वेश्चंस है, जो क्वेश्चंस है और जो बाद में रिलेटेड है, मतलब ईपीएफओ के कुछ सवाल आपको सिविल में दिखेंगे, सिविल के कुछ इधर देखेंगे, जो कॉमन है आपको एक जगह पे मिल जाए, कोशिश थी। और सिर्फ 95 रुपीज इज नॉट बिग डील, आई थिंक। क्या है 95 रुपीज में आजकल क्या मिलता है, तो यहाँ पे हम दे रहे हैं ये कोर्स भी आपको। यूपीएससी मेड सिंपल जो अपना मेड सिंपल ऐप जो है वहां पे आप डाउनलोड करके वहां पे देख सकते हो। एक्चुअली डिसेक्शन के 2 बैच है, एक स्टेट पीसीएस का है और एक यूपीएससी का है, तो ध्यान रखिए यूपीएससी का आप परचेज कीजिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो है, ये मैं कमेंट बात कर रहा हूँ, तो ये यूट्यूब पे आप भी आज भी जाके देख सकते हो, जो बच्चों ने वहां पे फीडबैक दिए, जो स्टूडेंट्स ने फीडबैक दिए वो वहां पे अवेलेबल, आप पॉज करके यहाँ पे देख सकते हो कि जो यूट्यूब में मैंने राइट लॉजिकल अप्रोच के जो वीडियोस डाले थे वहां पे स्टूडेंट्स ने क्या दिया था, वो थैंक यू फॉर यूट्यूब, जितना बार देखा हूँ थैंक्स बोलने का मन करता है। तो ये फ्री में हमने वहां पे यूट्यूब, सिर्फ ये कि मार्केटिंग में हम बहुत कम है, हमारा अवेयरनेस हमारे बारे में बहुत से स्टूडेंट्स को पता नहीं है। तो आप एक कोशिश कीजिएगा हमारे लिए कि आपके दोस्त जो है आपके जहाँ पे कॉमन ग्रुप है वहां पे शेयर करने की कोशिश कीजिए। इतने कम में हमारा जो मंत्र है वो है अफोर्डेबल क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। एक तो क्वालिटी दे रहे और अफोर्डेबल प्राइस में दे रहे, तो आपका भी एक फर्ज बनता है कि आप आपके दोस्त को बताइए, आपके फ्रेंड्स को बताइए, आपके ग्रुप में शेयर कीजिए ये क्या बोल रहे हैं। और जो फ्री में वीडियो दिए है यूपीएससी मेड सिंपल जो यूट्यूब चैनल है वहां पे दिए हुए हैं, आपको वहां पे कुछ पैसे भी भरने की जरूरत नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट यू कैन गेट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन आउट वर्कर इज एक्सप्रेसली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ वर्कमैन अंडर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेशन। अभी ये लेबर लॉज का एक क्वेश्चन है, आउट वर्कर के बारे में उन्होंने पूछा है। अभी देखो ऑप्शन, द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, द प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951, द कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड अबोलिशन एक्ट 1970, the Interstate Migrant Workman Regulation of Employment and Conditions of Service Act 1979। अभी यहाँ पे सिर्फ आपको कीवर्ड क्या ढूंढना था, एक्सप्रेसली एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूडेड अगर ये आपको कीवर्ड मिल गया आपको आंसर मिल जाएगा, कैसे वो मैं बताता हूँ। कीवर्ड ये मिल गया, अभी यहाँ पे सिर्फ अबोलिशन, अबोलिशन मतलब निकालना, बाहर निकालना, बंद करना, एक्सक्लूड मतलब बाहर निकालना। बस आपको इतना ही देखना है, एक्सक्लूडेड के बारे में बात कर रहा हूं, एक ही एक्ट है इस पूरे इसमें अबोलिशन के बारे में बात कर रहा है। यू कैन डायरेक्टली गो विथ ऑप्शंस। ये तुक्केबाजी नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूं, दिस इज अ वे यू कैन रीच आउट टू द आंसर, और यही सही तरीका है। आज तक यूपीएससी में जितने भी टॉपर्स हुए, जिन्होंने 140 150 प्लस मार्क प्रीलिम्स में क्रैक किए हैं, उनका सिर्फ कंटेंट की वजह से इतने मार्क नहीं आए हैं, उन्होंने ये टेक्निक सब यूज की हुए। हमारे सारे दोस्त थे
जिन्होंने कंसिस्टेंटली 140 प्लस 150 प्लस मार्क लिए, जैसे शशिकांत विभूते सर है जो अभी फॉरेस्ट सर्विस में, ऑल इंडिया फॉरेस्ट सर्विस में यहाँ पे ज्वाइन है, तो उन्होंने भी ये टेक्निक यूज की, उन्होंने मुझे बहुत सारी टेक्निक वहां पे बताई थी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेचर ऑफ वर्क शैल नॉट be taken into account while the appropriate government considers prohibiting employment of contract labor in an establishment under Contract Labor Regulation and Abolition Act 1970। अभी यहाँ पे देखते हैं क्या द प्रोसेस ऑपरेशन एंड अदर वर्क इज इन्सिडेंटल टू और नेसेसरी फॉर द इंडस्ट्री, द वर्क इज ऑफ अ परमानेंट नेचर, द वर्क इज डन अकॉर्डिंगली थ्रू रेगुलर वर्कमैन, द वर्क इज ऑफ इंटरमिटेंट नेचर। यहाँ पे अगर आप एलसीएम की बात करेंगे, वही जो मैं बोल रहा हूँ, दो कॉमन चीजें क्या मिल रही है, वर्क इज ऑफ परमानेंट नेचर, द वर्क इज ऑफ इंटरमिटेंट नेचर। ये दो ऑप्शन बिल्कुल लगभग सिमिलर लग रहे हैं। अब सिर्फ दोनों में एक डिफरेंस है, ये परमानेंट की बात कर रहा है और इंटरमिटेंट की बात कर रहा है। अब दोनों में से सही क्या होगा, दोनों में से करेक्ट क्या होगा, तो इसलिए हम जाएंगे वापस क्वेश्चन पे। Which of the following nature of work shall not be taken into account while appropriate government considers prohibiting employment of contract labor in an establishment under the Contract Labor Regulation and Abolition Act। अभी ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर की बात कर रहे हैं। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर की बात कर रहे हैं तो आप परमानेंट नेचर का जो वर्क होगा वो वहां पे ले लोगे क्या, बिल्कुल नहीं। तो कौन सा ले लोगे, इंटरमिटेंट नेचर ले लोगे। तो इसलिए ऑप्शन क्या बनेगा, Under the provisions of the Factories Act 1948, a safety committee is to be constituted in a factory where, अभी कीवर्ड क्या है, सेफ्टी, दिस इज अ कीवर्ड। सिर्फ आपको ये कीवर्ड पकड़ना है, आपको आंसर मिल जाएगा। 1000 और मोर वर्कर्स आर एम्प्लॉयड। अभी यहाँ पे सेफ्टी की जरूरत है क्या, अगर काम बिल्कुल सादा सुदा काम है कि जरूरत। हजार्डस सब्सटेंस आर यूज्ड फॉर हैंडल। अभी हजार्डस जो है तो उसको सेफ्टी जरूरत होती है क्या, यस उसको जरूरत होती है। हेवी मशीनरी यूटिलाइज, हेवी को केयर करनी पड़ती है, सेफ्टी नहीं होती है, केयरफुली उसको करना पड़ता है। 5000 मोर वर्कर्स आर एम्प्लॉयड। यहाँ पे आप ये बोलोगे कि यहाँ पे एलसीएम क्यों नहीं यूज कर रहे, तो यहाँ पे एलसीएम नहीं होगा, यहाँ पे कीवर्ड वाला अप्रोच यूज हो जाएगा। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको एलसीएम से आंसर नहीं मिलेगा, तो उस केस में आपको बाकी के भी ऑप्शंस देखने पड़ते हैं, तो वहां पे वो ऑप्शन है हजार्डस सब्सटेंस आर यूज्ड फॉर हैंडल। जहां जहां पे हजार्डस है वहां पे क्या आएगा, सेफ्टी। बस इतना आपको ढूंढना था, ऑप्शन तो आंसर तो मिल ही जाता था। Which one of the following is not a security protocol? अभी यहां पे सिर्फ वही है कीवर्ड, राइट, कीवर्ड जो पूछना है, या फिर इटाइमोलॉजी। इटाइमोलॉजी का मतलब क्या होता है कि क्वेश्चन का रूट क्या है, ओरिजिन क्या है, या फिर क्वेश्चन के जो डिफरेंट मीनिंग है, शॉर्ट हैंड है, वो देखते हैं। अभी यहाँ पे कीवर्ड है नॉट अ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। तो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जो है, इसको अगर यस आप मानोगे, तो यहाँ पे देखिए TLS, यस के बारे में, यस दोनों में से एक कहाँ पे है, और यहाँ पे भी आपको यस फॉर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी यहाँ पे किधर भी यस नहीं है, आंसर बन जाएगा ये, क्योंकि ये नॉट के बारे में पूछ रहा है। अगर आपको कुछ भी पता नहीं है, TLS क्या है, SSL क्या है, IP से क्या है, या कंप्यूटर ICT की भी क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ सॉल्व नहीं हो रहे, यूज दिस टेक्निक्स। सिंपली आपको सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहा है, आपको सिर्फ यस यस दोनों, यहाँ पे यस, यहाँ पे यस, यहाँ पे यस है, यहाँ पे यस नहीं है, नॉट पूछा है, आंसर विल बी 4। गॉट इट। नेक्स्ट, अभी ये भी फीडबैक है, बाकी आप पढ़ लो यहाँ पे, जो बच्चों ने फीडबैक, ऑनेस्ट फीडबैक दिए हुए कि आप कैसे क्या कर रहे हैं, हमने क्या क्या किया था, तो उस जो वीडियो थे, उस वीडियो के बारे में उनको क्या लग रहा है, क्या बताए। Which one of the following is not a constitutional body in India? अभी क्या पूछा है, नॉट पूछा है और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पूछा है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड, नेशनल कमीशन। अभी यहाँ पे आपको जो ढूंढना है, दैट इज ऑड मैन आउट। क्या ऑड मैन आउट है, तो ये है फॉर के बारे में। यहाँ पे सिर्फ फॉर नहीं है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, क्योंकि ये स्टैट्यूटरी बॉडी, राइट। अगर आपको पता भी नहीं, इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको पता भी नहीं है, स्टिल यू कैन रीच आउट टू द आंसर। अभी नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो। अभी जो प्रोविजन है और एक्ट, तो फिर से लेबर लॉज कोड के बारे में एक क्वेश्चन। डिस्प्लेसमेंट अलाउंस, आपको ये कीवर्ड मिल गया, डिस्प्लेसमेंट अलाउंस। यहाँ पे देखेंगे फैक्ट्री एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन रेगुलेशन एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ कंडीशंस एक्ट, एम्प्लॉयज कॉम्पेंसेशन। अभी डिस्प्लेसमेंट किसका होगा, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद माइग्रेंट वर्कर। तो एक जगह से दूसरे, वहां पे डिस्प्लेसमेंट हो रही है, माइग्रेंट वर्कर, तो क्या होगा, ए को क्या चाहिए, 3 चाहिए। ए को 3 कहाँ पे, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो आप इसको हटा दीजिए और इसको हटा दीजिए, आपके बचेगा या तो ए होना चाहिए, ये होना चाहिए। यहाँ पे क्या बचा है, बी के साथ ए जाएगा या फिर बी के साथ 4 जाएगा।
अभी बी देखते हैं, सर्टिफाइंग सर्जन। अब सर्टिफाइंग सर्जन फैक्ट्रीज एक्ट के अंडर आएगा या फिर सर्टिफाइंग सर्जन द एम्प्लॉयज कॉम्पेंसेशन एक्ट। अभी सर्टिफाइड सर्जन को कॉम्पेंसेशन देने की बात हो रही है क्या? यहाँ पे कुछ कम ऐसा दिख रहा है क्या? नहीं। ये कहाँ पे जाएगा? ये जाएगा एक पे। तो क्या आंसर आएगा? अब तीसरा देखते हैं, हाफ मंथली पेमेंट, आधा ही मंथ का पेमेंट मिल रहा है, उसको क्या मिलना चाहिए? उसको कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए। तो सी को क्या जाएगा? 4 जाएगा। और ये पीस वर्क मतलब छोटा छोटा वर्क जो है, तो उसको क्या मिलना चाहिए? मिनिमम वेजेस मिलना चाहिए। तो क्या हमने का आंसर है? आंसर इज, समझ में आया? सिर्फ जो क्वेश्चन में पूछा है उसको हम ऑप्शन के साथ लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं, स्टिल वी आर गेटिंग आंसर। क्वांटिफाइड डोमेस्टिक मिनिमम टॉप अप टैक्स इज जनरली टॉक्ड अबाउट इन द कंटेक्स्ट ऑफ, किसके कंटेक्स्ट में इसको बोलते हैं? क्वांटिफाइड है, डोमेस्टिक है। अभी ग्लोबल एंटी बेस इरोजन रूल्स, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, रेगुलेशन ऑफ क्रिप्टो करेंसी, वर्चुअल डिजिटल एसेट ट्रांजेक्शन, यह भी बहुत बात कर रहा है डोमेस्टिक की, राइट। और टॉप अप टैक्स की बात कर रहा है। अभी यहाँ पे एक ही जगह पे दिख रहा है ग्लोबल, राइट। ये दो जो है काफी रिलेटेड है। क्यों? बाकी सब डोमेस्टिक है या फिर ग्लोबल है, इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। एक तरीके से आप इसके साथ भी आंसर में जा सकते हो। दूसरा, क्वांटिफाइड डोमेस्टिक मिनिमम टॉप अप टैक्स मतलब ये समझो, फॉर एग्जांपल ये स्लैब है आपका, यहाँ 5000 रुपीज तक का है। अभी यहाँ पे जो कोई और 5000 कमा रहा है, ये टॉप अप, या फिर 2000 के बारे में या फिर अमाउंट आ रहा है, तो ये क्या हो गया? उसका टॉप अप हो गया। यहाँ पे ग्लोबल एंटी बेस इरोजन, ये यहाँ पे बेस है, 5000 का बेस है, और यहाँ से ऊपर कुछ जा रहा है, तो ये मतलब इरोड कर रहा है बेस को काट के ऊपर जा रहा है। तो सिमिलर मीनिंग हो रहा है ग्लोबल एंटी बेस इरोजन रूल्स, और ये है डोमेस्टिक मिनिमम टॉप अप टैक्स। तो आंसर क्या बनेगा? एक। दो तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, राइट। अभी एक एपीएफसी का भी क्वेश्चन लेते हैं। ये वीडियो बहुत लंबा जा रहा है, इसलिए मैंने कट शॉर्ट किया। एपीएफसी के ज्यादातर क्वेश्चन हम जो बैच है अपना रेगुलर उसमें ले लेंगे, सिर्फ आपको एक दिखाने के लिए। ये पैसेज का क्वेश्चन है, अगर आप पैसेज नहीं भी पढ़े, आपको सिर्फ क्या करना है, इस कीवर्ड जो एग्रो इकोलॉजिकल रीजन, एग्रो इकोलॉजिकल वर्ड को उसको आएगा एग्री, मतलब एग्रीकल्चर, और इकोलॉजिकल। एग्रीकल्चर मतलब होता है खेती, राइट, एग्रीकल्चर। इकोलॉजिकल मतलब होता है इको फ्रेंडली, विथ रिस्पेक्ट टू नेचर, जो होता है कि नेचर के बारे में वो अच्छा कर रहा है, नेचर को कुछ तकलीफ नहीं दे रहा है। अभी यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, एरिया मार्क्ड बाय एक्सेसिव एग्रीकल्चर यील्ड, एग्रीकल्चर के बारे में बात कर रहा है लेकिन इकोलॉजी के बारे में बात नहीं कर रहा है। एरिया सस्टेनेबल फॉर डेवलपिंग टूरिज्म के बारे में तो ये बात ही नहीं कर रहा है। एरिया विद पोल्यूशन फ्री कैरेक्टरिस्टिक्स, ये पोल्यूशन के बारे में सिर्फ बात नहीं कर रहा है, एग्रीकल्चर भी होना चाहिए। एरिया मींट फॉर सस्टेनेबल फार्मिंग का ही दूसरा नाम होता है एग्रीकल्चर। दैट वर्क्स इन टैंडम विथ नेचर, वो नेचर के बारे में बात कर रहा है, मतलब इको फ्रेंडली के बारे में बात कर रहा है, एग्रीकल्चर के बारे में बात कर रहा है। एक ऑप्शन ऐसा है, यहाँ पे दो चीजें हैं, राइट, और ये ऑप्शन ऐसा है जो दोनों चीजों को टच कर रहा है। यू कैन डायरेक्टली गो टू द आंसर, आपको पैसेज भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये जीएस का भी क्वेश्चन अगर रहा तो भी आप इस तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बाकी आपको कुछ भी जानकारी चाहिए, आपको प्रिपरेशन के बारे में कुछ हेल्प चाहिए, तो अपना फ्री मेंटरिंग के लिए आई एम ऑलवेज देयर। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। ये दोनों नंबर 87 वाला मेरे पास रहता है, 89 वाला ऑफिस में है। आप ये अपना ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे मेड सिंपल का ऐप दिया हुआ है। बाकी अगर कुछ भी रहा तो यू कैन कनेक्ट मी, फील फ्री टू कनेक्ट। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स।